हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे और उस नए चैप्टर का नाम है गति के नियम। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर गति के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर जो 3 था वो है सीधी रेखा में गति। फिर जो चौथा चैप्टर था समतल में गति, और ये 5वां नंबर का चैप्टर है गति के लिए। तो तीसरा और चौथे चैप्टर के बारे में जो पढ़ा था वो इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर अपने पढ़े। तो गति के नियम जो है ये तुमने 9वीं क्लास के अंदर पढ़े हुए कि गति के 3 नियम पढ़े थे। जड़त्व क्या होता है, संवेग क्या होता है, कार्य ऊर्जा शक्ति क्या होती है, ये सब चीज़ें जो है वो तुमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ और उसी के बारे में यहाँ पे अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बल किसको बोलते हैं? बल का मतलब बहुत सारी परिभाषाएं होती है बल की, पर एक सिंपल जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि जब कोई भी वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को स्थिर में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है वह बल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे ये वस्तु है तो इस वस्तु को मुझे गति करके यहाँ पे लाना है, बराबर। तो इसको यहाँ से गति करके यहाँ तक लाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या उसकी गति को परिवर्तन करने के लिए जिस तरह का अनुभव अपने करते हैं उसी को अपने बल कहते हैं, बराबर। तो बल का मतलब होता है कोई वस्तु को खींचना या धक्का देना, उसको भी बल बोलते हैं। या किसी वस्तु जो स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था से गतिशील करने के लिए या गतिशील अवस्था को स्थिर करने के लिए अपने जो प्रयास करते हैं उसी को अपने क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब इसके बाद में बल जो है दो तरीके के होते हैं। और वो जो दो बल होते हैं, एक होता है संपर्क बल, बराबर, और दूसरा जो बल होता है उसको दूरी पर कार्यरत बल बोल सकते हैं या असंपर्क बल भी बोल सकते हैं। तो संपर्क बल किसको बोलते हैं? कि जब कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आके उसकी गति को परिवर्तित करती है या गति को परिवर्तित करने का प्रयास करती है, संपर्क बल कहलाता है। तो यहाँ पे संपर्क बल में वही बोला है कि वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, संपर्क बल कहलाता है। ठीक है। तो जैसे कि हाथ में मेज का खींचना, तुमने कोई भी मेज, कोई भी टेबल के ऊपर हाथ रखा है और हाथ को खींचते हो, तो यहाँ पे दो वस्तु हुई, एक हुआ टेबल और दूसरी वस्तु हुई तुम्हारे हाथ। इन दोनों एक दूसरे के संपर्क में, और इन दोनों के संपर्क से जब तुम उस हाथ को टेबल के ऊपर खींचते हो तो तुम्हें आवाज़ आती है, मतलब घर्षण बल लग रहा है। तो ये जो घर्षण बल है वो एक संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है। फिर इसी तरह जैसे साइकिल पर पेंडल मारना तो साइकिल के ऊपर पेंडल मार रहे तो वो भी तुम एक दूसरे को संपर्क में ला रहे, तो उसको बोलते हैं संपर्क बल। ठीक है। जैसे तुम मान लो कोई भी दरवाज़ा खोलना है तो दरवाज़ा खोलने के लिए
या तो तुम धक्का दोगे या खींचोगे। तो धक्का देना और खींचना मतलब तुम उस वस्तु को संपर्क में आ रहे हो, उसको टच कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं संपर्क बल। तो सिंपल लैंग्वेज में यही है कि संपर्क बल का मतलब यही होता है, कोई भी वस्तु को छू के, टच करके उस वस्तु की गति को परिवर्तित कर रहे हो, या तो स्थिर है तो गतिशील कर रहे हो, गतिशील है तो स्थिर कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे संपर्क बल। फिर दूसरा जो बल आता है वो होता है असंपर्क बल। असंपर्क बल या दूरी पर कार्यरत बल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके ऊपर बल अनुभव करती है, तो उसी को अपने असंपर्क बल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है, उसको अपने असंपर्क बल बोल सकते हैं। कार्यरत, दूरी का कार्यरत बल या क्षेत्रीय बल भी अपने कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा है, तो अपने बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अपने देखते कि मान लो कि मैं 5वें मार की बिल्डिंग के ऊपर हूँ और वहाँ से मैं पत्थर को रिलीज़ कर रहा हूँ, तो वो पत्थर नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ भी नहीं जाता, नीचे की तरफ आता है। तो अपने बोलते हैं कि ये तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो पृथ्वी के अंदर लग रहा है, तो पृथ्वी और पत्थर इन दोनों के बीच में बहुत सारा फासला है, बहुत सारी दूरी है, लेकिन पृथ्वी पत्थर के संपर्क में आए बिना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है और अपनी तरफ उस पत्थर को आकर्षित कर रही है। तो इसी को अपने क्या बोलेंगे, असंपर्क बल। मतलब संपर्क में आए बिना सामने वाली वस्तु पर बल अनुभव करवाना, ये असंपर्क बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, कूलाम बल है, ये सब जो है किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आए बिना उस वस्तु पर बल का अनुभव करवाते हैं। तो उसी को अपने क्या बोलेंगे, असंपर्क बल अपने कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में एक टॉपिक है जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या होता है, तो जड़त्व का मतलब होता है कि वस्तु का ऐसा गुण जो उस वस्तु के अंदर रेखीय गति की अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। और उसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जड़त्व का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहने की कोशिश करती है, बराबर। और जब कोई भी वस्तु कोई दूसरा इस पर बल लगाता है तो ये गतिशील होने में विरोध करती है, तो उसको अपने जड़त्व कहेंगे, ठीक है। और कोई वस्तु मान लो कि गतिशील है, तो वो गतिशील हो रही है तो वो स्थिर अवस्था में आने का विरोध करेगी, तो उसको बोलते हैं जड़त्व। मतलब सिंपल सी बात है, कोई वस्तु जिस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में तो गतिशील रहने की कोशिश करेगी, और स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही रहने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी अवस्था को कोई परिवर्तन करता है तो ये जड़त्व उसका विरोध करता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, जड़त्व, ठीक है। तो इसके बाद में है जड़त्व कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अपने यहाँ पे पढ़े तो सबसे पहले जड़त्व जो है, जड़त्व के नियम 3 तरह के होते हैं। मतलब तुम बोल सकते हो कि जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब कि यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। जिसका अर्थ है कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहती है, स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकती, बराबर। तो उसको बोलते हैं विराम का जड़त्व।
और सिंपल में बोलूँ तो विराम का जड़त्व मतलब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहने की कोशिश करती है, अपने आप गतिशील होने की कभी भी कोशिश नहीं करेगी। लेकिन जब उस पर बाह्य बल लगता है तो वो जड़त्व उस बल का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि ये बल उसको गति करने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे दिए हुए। तो यहाँ पे एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक बस है, ये विराम में जड़त्व का उदाहरण बता रहा हूँ कि एक बस है, उस बस में एक आदमी बैठा हुआ, ये आदमी बैठा हुआ, ठीक है। अब ये बस अभी क्या विराम अवस्था है, लेकिन ये बस अचानक से आगे चलने लगती है, अचानक से स्टार्ट हो जाती है और आगे चलने की तरफ। तो अपने क्या देखते हैं कि ये आदमी जो गाड़ी के अंदर बैठा था वो विराम अवस्था में था, लेकिन अचानक से गाड़ी चलना चालू हो जाती है, मतलब गाड़ी गतिशील हो जाती है, लेकिन आदमी जो है वो अभी भी विराम अवस्था में ही है। जिसके कारण क्या होता है कि गाड़ी आगे की तरफ चली जाती है तो आदमी वहीं रहता है, जिससे अपने को ऐसा फील होता है कि अपने को पीछे की तरफ धक्का मिला। तो तुमने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि तुम गाड़ी के अंदर बैठे हुए, बस के अंदर बैठे हुए या ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो और अचानक से कोई बस या ट्रेन चलना चालू हो जाती है तो तुम्हें पीछे की तरफ धक्का महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि हम पीछे की तरफ क्यों गए? तुम पीछे की तरफ नहीं गए, बल्कि वो जो गाड़ी थी, वो कार थी, वो ट्रेन थी, वो आगे की तरफ गई और तुम जो थे जहाँ हो वहीं के वहीं हो, बराबर। तो ये जो तुमको ये लक्षण देखने को मिला, ये विराम का जड़त्व का उदाहरण ही है कि तुम जो थे जहाँ थे वहीं के वहीं थे, लेकिन गाड़ी जो थी वो अचानक से गतिशील हो गई, तो तुम विराम अवस्था से गतिशील होने का विरोध करते हो और तुम जहाँ हो वहीं के वहीं रहते हो। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण हो गया। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा है और उसके ऊपर मान लो एक आदमी बैठा हुआ है और अचानक से घोड़ा चालू हो जाता है चलना, तो ऊपर जो आदमी बैठा है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा जो है वो गतिशील हो गया, लेकिन आदमी अभी भी विराम अवस्था में था, इसलिए उसको पीछे की तरफ बल अनुभव होता है। और यही जो है वो विराम के जड़त्व के उदाहरण, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व मतलब इसका उल्टा, कि जब कोई भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक समान गति अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, अर्थात एक समान गति करते हुए स्वयं न त्वरित होता है और न ही अपमंडित होता है। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु है एक समान त्वरण से या एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वो उसी एक समान वेग से गति करने की कोशिश